हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो शुरू करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। देखो, लगभग 50 वर्षों में हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन देखो, हम जब आज़ाद हुआ है भारत, तब हम ना वोट डालने लगे। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे ये देखना है। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करा के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे अश्वमेध यज्ञ, ये सब जो था ये लोग कराते थे। कब? 3000 साल पहले। अश्वमेध यज्ञ जो जिसके बारे में मैंने बताया, अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका। जब अश्वमेध यज्ञ होता था ना, तो एक घोड़ा होता था, ये समझ लीजिए, उसको मतलब कि राजा के देख रेख में छोड़ दिया जाता था और ये जहां तक जाता था उस राजा का हो जाता था। अगर बीच में कोई राजा इसको मतलब कि रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। कौन करवाता था? विशिष्ट पुरोहित, जो अपने आप को कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे। ठीक है ना, या अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में कराया था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। देखो, जो अश्वमेध यज्ञ करते थे वो राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। अभी देखा आपने कैसे यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जितने भी मतलब इन्वाइट करते थे राजा, से भी हम लोग शादी वादी में इन्वाइट करते हैं तो लाते हैं ना कुछ तरह से गिफ्ट, साड़ी वड़ी, तो इस तरह से ये लोग भी उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इस आयोजन में जो हेड होता था राजा होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था वही उसका क्या होता था? सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। देखो, यज्ञ के अवसर पर ये क्या करते थे? राजा के विजय और उसके अन्य गुणों का गान करते थे। राजा के सगे संबंधी, खासकर रानियों तथा उनके पुत्र के कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। देखो, अनुष्ठान कौन करता था? उनकी रानियां होती थी और जो उनके मतलब पुत्र होते थे, छोटे छोटे अनुष्ठान वो लोग भी करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब वो लोग क्या करते थे? बस देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। कौन मानता था? पुरोहित मानते थे। वर्ण, देखो वर्ण तो हमें पता ही है। हम उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन अध्यापन था और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था, तथा वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। ऐसा कहा जाता था, वैसा कुछ भी नहीं है। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। फिर आगे महाजनपद आ जाएगा। मतलब अब ये जन के राजा नहीं हो गए, या फिर ये जनपद के, मतलब जैसे एक जिला के जैसे डीएम होने लगा, इस तरह से समझिए। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद देखो, अभी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगी। पुरातत्वविद ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। इस जनपदों में खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी ये उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले। इन पुरा स्थलों में कैसे बर्तन मिले? कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। किसके पात्र के रूप में? चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये इस पे चित्र भी बना हुआ है ना, तो याद रखिएगा। इन पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के जो बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। महाजनपद, अब देखो महाजनपद यहाँ से स्टार्ट होता है। ये याद रखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। मतलब जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। कब? 2500 साल पहले। ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। इन्हें महाजनपद कहा गया। कुछ जनपद इसमें है, जैसे देखो वज्जी हो गया, ये हो गया, मगध हो गया, बहुत ज़्यादा वो था उस टाइम पे, ये सब थे।
अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियां होती थी। अधिकतर महाजनपदों की सिर्फ एक राजधानियां होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी तथा इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा इसलिए ताकि आक्रमण से बचा जा सके और लोगों को ये दिखाया जा सके कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्ध शक्ति प्रदर्शन करते होंगे। मतलब ये भी तो करते होंगे ना, बहुत बड़ा बड़ा घर ऐसे देखो अभी भी लोग करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल मतलब कि होता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। बिल्कुल भाई, इसके लिए संसाधन की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी। और ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इसका इंतजाम तो करना ही पड़ता होगा और स्त्री पुरुष सब मिल के किए होंगे। ये वाला देखिए, ये जो है ना कौशाम्बी के किले का दीवार है। ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवारों का अवशेष है। अब तो इलाहाबाद से कौशाम्बी अलग हो गया, वरना प्रयागराज और कौशाम्बी एक ही में था। अब कौशाम्बी अलग जिला बन गया। इसका एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ है। अब राजा देखो, अब राजा क्या हुआ था, अब राजा जो है सेना रखने लगे थे, जो वैदिक काल में और नहीं रखते थे। पीछे हमने पढ़ा ना, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, जैसे अभी रखा जाता है। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। कैसे आहत सिक्के दिए जाते थे। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय मतलब कि चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे। कर क्या होता था, देखो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता तो होगी ही ना। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता, मतलब लोग तो रखेंगे तभी तो काम होगा। जैसे अभी भी देखो, एक जब मान लो मोदी जी हैं, फिर उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के अंदर बहुत कुछ है। फिर आता है हमारा स्टेट, देख लो यार, मतलब मुख्यमंत्री हो गए, उनके अंदर बहुत सारे मंत्री आते हैं और फिर विधायक वगैरह आएंगे, फिर पुलिस में। इस तरह से महाजनपदों के राजा लोगों को द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब ये लोग जो उपहार ले आते थे ना, उस पर नहीं ये लोग निर्भर थे। अब ये लोग क्या किए, राजा लोग मतलब नियमित रूप से कर लगा दिए। तुम्हें इतना कर देना, उन्हें उतना कर। मतलब इन्होंने फसलों पर कर लगाए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए, पशुपालकों या जानवरों उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटक तथा खाद्य जो संग्राहक थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठा करते थे जंगलों में, उन्हें जंगल से प्राप्त वस्तुएं देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन, देखो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन है। हल के फाल, देखो अब हल के फाल ना लोहे के बनने लगे, पहले मिट्टी के थे। जब कठोर जमीन की लकड़ी के फल की तुलना में जो लोहे के फाल थे आसानी से जोता जा सकता था। अगर आप लकड़ी से क्या करोगे, जोतोगे तो इतना मोटा मोटा जो जमीन है, इतना बंजर टाइप का वो नहीं जुतेगा। अगर लोहे के होंगे तो अच्छे से जुत जाएगा। अब इस लोहे का उपयोग होने लगा तो इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों को धानों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने गए। मतलब कि उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करने का रोपण शुरू किया। जैसे अभी हम लोग यहाँ पहले धान का बीज डालते हैं, उसको रोपण करते हैं, फिर बाद में धान को लगाया जाता है ना। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे मतलब जीवित रहने लगे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण, अब मगध के बारे में हम देख रहे हो। मगध के बारे में मैंने आपको बता दिया। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियों के मध्य से होकर बहती थी। देखो यार, ये चीज़ याद रखिएगा, लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। और ये कहाँ पे था, गंगा और सोन जैसी नदियाँ इसके मतलब कि मगध से होके बहती थी। तभी तो यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी ना। ये पानी होगा, सब कुछ होगा तो सही रहेगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और सबसे बड़ी बात यह कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और करके सेना में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने की लकड़ी भी आसानी से मिल जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। लौह अयस्क खदानें भी मिल जाती थी। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था। मगध के तो बहुत मतलब शक्तिशाली राजा कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु जिसको अजातशत्रु भी कहा जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक था। इसी में उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया था। कहाँ पे, इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया था। मतलब इस ये डायरेक्शन जो है, समझ रहे हैं ना, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक फैला दिया था।
बिहार में राजगीर, जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से जाने, कई सालों तक मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना जो है इसको राजधानी बनाया गया था। पटना की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार की कैपिटल भी पटना है। 2300 साल पहले की बात है, मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले की बात है। और ये विजय करना पूरी तरह से सफल ना होने पर वह मिस्र के और पश्चिम एशिया के कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मतलब जब वो मगध की ओर आना चाहा ना, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ है और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, कहीं उनको कुचल ना दी। वज्जी, हम देखो जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज था। वज्जी राज उसके नजदीक ही था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, वैशाली थी। ये बिहार में ही है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे हम गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते, इसमें एक राजा नहीं होता, इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। ये लोग मतलब मिल के करते थे, ग्रुप में। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन हिस्साओं में भाग नहीं लेते थे। याद रखिएगा, वज्जी महासंघ में स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। एक चीज और याद रखिएगा, वज्जी संघ का वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। करीब 2300 साल पहले ये लिखा गया था। ये चीज याद रखिएगा। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु जो है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, अब अजातशत्रु कौन है? वही मगध वाला। ठीक है, उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास भेजा, माता बुद्ध के पास भेजा कि इनसे मतलब किस तरह से ये किया, इनके ऊपर आक्रमण करके जीता जाए। तो बुद्ध ने कहा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा, उन्होंने वज्जी वासु तक उन्नति करते रहेंगे। मतलब उन्होंने कहा वज्जी वासी के ऊपर आप तब तक आक्रमण नहीं कर सकते जब तक वो पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन करेंगे, और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँव में चैतन्य का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक आप वज्जी महासंघ पे आक्रमण नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? बुद्ध ने कहा था अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार को। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से करिएगा यार, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए। और अगर आपको नोट्स लेना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, तो नोट्स की प्राइस है 49 रुपीज़। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो एनसीईआरटी तो पढ़ोगे, नोट्स को भी पढ़ोगे ना, तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको, तो ज़रूर से लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। देखो नए शासक कब आए? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद का उदय, महाजनपद 3000 साल पहले। देखो महाजनपद का 3000 साल पहले दिया हुआ है, लेकिन 2500 साल। देखो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये मेसोडोनिया का राजा सिकंदर कब आक्रमण करना चाहता? 2300 साल पहले। गढ़ संघ राज्यों का अंत कब हुआ? 1500 साल पहले हुआ था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।